जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी CUET 2025 की प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। सेकेंड वीडियो हमारी जो है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है हिस्ट्री डोमेन अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इससे पहले मैंने एक क्लास बना दी है, एक लेक्चर बना दिया है जिसके अंदर हम लोगों ने जो है पहला चैप्टर जो आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता है उसके जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये उस कड़ी में सेकेंड वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर जो है आप लोग का मैं कंप्लीट करा दूंगा और हम आखिरी में जो है कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने जो है फर्स्ट जो लेक्चर हम लोगों ने इससे पहले कवर किया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो लेक्चर देख चुके होंगे। तो उसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं उस पर मैंने कुछ सवाल भी बनाए आखिरी में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग याद कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में उस फैक्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोग को जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो देखिए इससे पहले जो लेक्चर कराया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया था, एक मतलब क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है पढ़ा था इसके अंदर वही सेलखड़ी के बारे में कि भाई सेलखड़ी क्या था। सेलखड़ी एक पत्थर था दोस्तों जिससे क्या बनाई गई थी, जिससे कि मुहर बनाई गई थी। हड़प्पा जो मुहर थी ना वो आप लोग की सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में सेकंड हम लोगों ने चीज क्या रिवाइज किया था, हम लोगों ने 3 काल देखे थे जिसको हम लोग बोलते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था परिपक्व हड़प्पा काल जिसके अंदर हड़प्पा का खूब विकास हुआ था। तो वो टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, तो वो था आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व को परिपक्व हड़प्पा काल बोला जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि भी प्रारंभिक चरण हड़प्पा का किसे बोला जाता है, कौन से समय काल को बोला जाता है। तो ये बोला जाता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच के जो समय होता है उसको प्रारंभिक हड़प्पा बोला जाता है। फिर आखिरी हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, उसके बाद में उत्तर हड़प्पा काल का टाइम पीरियड क्या है। तो उत्तर हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका है 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों ने देखा था और आगे चलते हैं। और हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में क्या रिवाइज किया था, तो हम लोगों ने जो है दोस्तों हड़प्पा के मैप को देखा था और हम लोगों ने इस तरह से रिवाइज किया था कि कौन कौन सी लोकेशन जो है वो भारत के अंदर है और कौन कौन सी लोकेशन भारत से बाहर है। तो हम लोगों ने इस कड़ी में क्या चीज़ रिवाइज किया था कि भाई हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में चनहुदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर, कोटदीजी भी पाकिस्तान के अंदर, मोहनदोजड़ो भी पाकिस्तान के अंदर, बालाकोट भी पाकिस्तान के अंदर। ये तमाम जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ये सब पाकिस्तान वाले एरिया के अंदर पड़ती हैं। और वहीं पर हम लोगों ने भारत के अंदर कौन कौन से एरिया को देखा था जो हड़प्पा सभ्यता की जो भारत की जो लोकेशन है वो कौन कौन सी हैं। तो राखीगढ़ी है दोस्तों, बनावली है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, नागेश्वर है, लोथल है दोस्तों। ये तमाम लोकेशंस जो हैं ये हमारे प्यारे देश भारत के अंदर पड़ती हैं। तो इस पे भी आप लोगों से एक सवाल जो है मैंने बनाया हुआ है, हम लोग रिवाइज करेंगे। और चलिए फिर पहले सवाल ही देख लेते हैं ताकि हम लोग रिवीजन अच्छी तरह से कर सके। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें रिवाइज की थी। आगे बढ़ने से पहले देखिए मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ ताकि जो है आप चीज़ों को भूले ना, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई भारतीय उपमहाद्वीप में जो है 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था जिसको हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट देखा था उस पर हम लोगों ने देखा था कि भाई हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज के दानों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछ सकता है। तो गेहूं है, जौ है, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ठीक है, इनके जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में कौन कौन से जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे कि अंदाज़ा लगाया गया था कि इस जो ये तमाम जानवर उस समय में जो है पाए जाते होंगे, पालतू होंगे। तो ये थे उसके अंदर आपके भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। उसके बाद में आपके जो है ये तमाम हिरण भी इसके अंदर है, घड़ियाल भी इसके अंदर है। तो इन तमाम जानवरों की जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो इससे भी इस पर भी आप लोगों से सवाल एक मैंने बना रखा है ताकि आप लोगों को चीज़ें रिवाइज हो जाएं। फिर अगला हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था कि भाई
मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त हुए थे? मिट्टी से जो बने हुए हल थे, जिससे इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने ये अंदाज़ा लगाया था कि उस समय के लोग जो हैं बैल का यूज़ करते होंगे खेत को जोतने के लिए। तो मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप हमें हरियाणा के बनावली क्षेत्र से प्राप्त हुआ। तो 1 नंबर में आप लोगों को एक सवाल पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से जो है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि बनावली क्षेत्र है, और बनावली क्षेत्र जो है आपके वर्तमान राज्य हरियाणा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या रिवाइज की थी कि भाई जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हम लोगों को, है ना? जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं वो कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका प्राप्त हुआ है कालीबंगन, और ये कौन से राज्य के अंदर पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पे भी मैंने सवाल बनाया है। फिर अगला जो था कि भाई नहरों के साक्ष्य शोरतुघई से प्राप्त हुए, और शोरतुघई कौन से देश के अंदर है वर्तमान में? तो ये अफगानिस्तान के अंदर है। ये भी हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था कि भाई कृषि के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती थी ना, जलाशय जो बनाए गए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके धोलावीरा, और धोलावीरा कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आप इसको अच्छी तरह से नोटबुक में अपना नोट डाउन कीजिए और उसको जो है बार बार रिवाइज कीजिए। फिर एक ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भाई अवतल चक्कियों से आप क्या समझते हैं, इनका उपयोग किस लिए किया जाता होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई अनाज पीसने के लिए जो है अवतल चक्कियों का उपयोग किया जाता था। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बुक थी फर्दर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो। ये किसकी बुक थी दोस्तों? अर्नेस्ट मैके की थी। उसके बाद में और इम्पॉर्टेंट क्या हम लोगों ने इसके अंदर फाइंड आउट किया था? हाँ, यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो है 100% संभावना है कि यहाँ से आप लोगों का जो है सवाल पूछा जाएगा। क्या है वो? तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टेटमेंट ढूंढा था कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिनका काम होता है भाई जमीन से चीज़ों को खोदना, ठीक है, सामानों को निकालना। फिर इतिहासकार जो है उसका कार्बन डेटिंग से टाइम पीरियड पता लगाते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोगों से इसी स्टेटमेंट को जो है 2 अलग तरीकों से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि भाई बोल सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसी सवाल को, इसी स्टेटमेंट को ये लोग इस तरह से पूछ सकते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो वो भी कौन होंगे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या रिवाइज किया था कि हाँ, धोलावीरा तथा लोथल ये कौन से क्षेत्र के अंदर पड़ता है? तो गुजरात के अंदर पड़ता है। ये हम लोगों ने रिवाइज किया था, अंडरलाइन भी किया था। उसके बाद में नेक्स्ट एक स्टेटमेंट हम लोगों ने इसके अंदर अंडरलाइन की थी जिसपे एमसीक्यू सवाल बन सकता है। वो क्या था कि भाई मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की कितनी संख्या थी? तो 700 कुएं थे दोस्तों। ये आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन की थी? और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट क्या अंडरलाइन की थी? हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने और भी कई सारी चीज़ें जो थी अंडरलाइन की थी स्टेटमेंट, एग्ज़ाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट थी। उसमें हम लोगों ने यहाँ पर अंडरलाइन किया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्राफ्ट्स में बहुत माहिर थे। वो लोग जो थे आभूषण वगैरह मन के बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे, जिसके लिए उनको कच्चा माल चाहिए होता था। तो उन्होंने कच्चे माल के लिए जो है कई सारे लोकेशंस, कई सारी बस्तियां स्थापित कर रखी थी, ठीक है। हाँ, तो इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी बस्तियां दोस्तों उनके पास तो जो थी। तो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी, यानी कि जिसका एरिया था 7 हेक्टेयर बस्ती उन्होंने शिल्प उत्पादन में के लिए जो उन्होंने स्थापित कर रखी थी, ठीक है दोस्तों। हाँ, जिसमें वो लोग क्या क्या जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी के पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं तथा संग, फ्यांस और पकी हुई ईंटों का क्या करते दोस्तों? प्राप्त करते थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बस्तियां बसा रखी थी। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि भाई चनहुदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर है। लोथल भारत के अंदर है। हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो आप लोगों से सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताइए कि भाई शिल्प उत्पादन में छेद करने के विशेष उपकरण कौन कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये जो क्षेत्र थे चनहुदड़ो, लोथल और धोलावीरा थे। उसके बाद में नेक्स्ट
और क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है। हाँ, अब देखिए इसको यहाँ पे कि भाई उन्होंने जो है नागेश्वर, बालाकोट, जहाँ से इनको शंख आसानी से उपलब्ध था, यहाँ पर क्या स्थापित कर रखी थी, बस्तियाँ, क्योंकि समुद्री इलाका है और हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई समुद्र से सीपियाँ, शंख ये सब मिलते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो है स्थापित कर रखा था। लोथल से क्या प्राप्त होता था इनको, लोथल से कार्नेलियम। और ये कहाँ से प्राप्त होता था, गुजरात में भड़ोच जगह है, वहाँ से कार्नेलियम के पत्थर मिलते थे। सेलखड़ी जो पत्थर होता था जिससे इन्होंने अपनी पहली मुहर बनाई थी, ये कहाँ से प्राप्त होता था, दक्षिणी राजस्थान से तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र से प्राप्त होता था। धातु इनको राजस्थान के से प्राप्त होता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सोने के लिए लोग कहाँ जाते थे, गोल्ड के लिए, तो ये खेतड़ी के पास, खेतड़ी राजस्थान से इनको जो है सोना प्राप्त होता था और दक्षिण भारत से भी सोना प्राप्त होता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए आप लोग ध्यान से कि तांबा ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, या हम लोग ये बात करें कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, क्या विदेशी व्यापार भी करते थे, तो बिल्कुल विदेशी व्यापार करते थे दोस्तों ये लोग। जैसे कि इनको तांबा कहाँ से मिलता था, तांबा इन लोगों को प्राप्त होता था ओमान से। कहाँ से प्राप्त होता था दोस्तों, ओमान से। आप लोग देख सकते हैं कि भाई तांबा संभवतः है अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से देश से जो है तांबा प्राप्त करते थे, तो ओमान से प्राप्त करते थे। ठीक है, हाँ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई एक विशिष्ट प्रकार का पात्र या बर्तन, हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर काला मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाएगी, उसे क्या बोलते हैं, ओमानी स्थलों से मिला है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मर्तबान बोलते हैं। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई मर्तबान बताइए कौन से देश से प्राप्त हुआ है, अरबिया से, सऊदी अरब से प्राप्त हुआ है, ओमान से प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है, या फिर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये जो काला मर्तबान है ब्लैक कलर का, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हुआ है दोस्तों ओमान देश से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, ओमान देश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछेगा एनटीए एग्जाम के अंदर, सीयूटी के एग्जाम के अंदर। आगे देखिए और आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन, संभव बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यानी कि इन शब्दों से पता चलता है कि भाई इनका जो है बहरीन देश से और आपका मेसोपोटामिया देश से जो है इनका व्यापार चलता था। यहाँ पर मेलुआ किसके लिए यूज़ किया गया दोस्तों, मेलुआ जो है मेसोपोटामिया मिथक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मेलुआ कौन से किसके लिए यूज़ किया गया, मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए यूज़ किया गया दोस्तों मेलुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि भाई नाविकों का देश किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई मेसोपोटामिया को जो है नाविकों का देश कहा जाता है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग को देखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के सवाल आप लोगों से जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग को जो है प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल डीप जा करके, एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। फिर अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्या आप लोगों से एग्जाम के लिए के नज़रिए से है कि भाई लगभग 375 से लेकर के 400 के बीच में प्रतीक मिले हैं। और लिपि किस तरह से लिखी जाती थी, लिपि दाएं से बाई और लिखी जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका जो लिखने का तरीका था ना, वो इधर से ऐसे लिखते थे, ऐसे करके ऐसे लिखते होंगे दोस्तों। तो आप लोगों से भी पूछ सकते हैं कि बताइए हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया इसकी जो लिपि की विशेषता थी वो दाईं से बाईं की तरफ लिखते थे, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करते थे। हम लोग किधर से लिखते हैं, हम लोग बाईं से लिखना शुरू करते, लेकिन ये लोग दाईं से लिखते थे। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई दाईं से जो है बाईं की तरफ ये लोग लिखते थे। तो ये खास बात है इनके। उसके बाद में यहाँ से कई सारे बाट मिले दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखते हो ना, जो फुटकर विक्रेता होते हैं अपने साथ 250 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो का बाट रखते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये लोग भी जो है बाट किसी से बनाते थे, लोग चर्ट नामक पत्थर से जो है बाट बनाते थे दोस्तों। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी जो है बहुत प्रचलित है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, खुदाई के दौरान जो है एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको ये लोग पुरोहित राजा बोलते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है दोस्तों, इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए
पहली बात तो ये, यहाँ से कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। पहली तो बुक पूछेगा, ये पूछ सकता है कि भैया बताइए किसने जो है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन बुक लिखी है। तो आप लोग को पता होना ही भाई, जॉन मार्शल जी ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? जॉन मार्शल ने लिखी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि भाई पूछ सकता है कि भाई बताइए 1947 में जब देश आज़ादी के कगार पे था तो उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भैया REM व्हीलर जो थे उस समय भारत के तत्कालिक पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। देखिए 2 सवाल यहाँ से पूछ देगा आराम से, यही आप लोग का सोर्स बनेगा सवाल का। पहला तो सवाल ये पूछेगा आपसे कि बताइए मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन बुक किसने लिखी है। तो जॉन मार्शल जी ने लिखी है। सेकेंड आप लोगों से क्या सवाल पूछेगा कि 1947 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? REM व्हीलर थे। तो इस तरह से सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट, फिर एक और बुक आ गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि भाई द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो एक्सपेडिशन किसने लिखी है। तो GF डेल्स ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, ये किसने लिखी है? GF डेल्स ने लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का जो है स्टेटमेंट हो जाता है, इसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। फिर अगला आप लोगों से एक शब्द पूछ सकता है। वो शब्द क्या है दोस्तों? कि भाई बताइए, आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि बताइए आर्कियोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। आप लोग को 4 विकल्प दे देगा कि आर्कियोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो आप लोग को पता होना है कि भाई आर्कियोजेनेटिक्स का मतलब होता है कि प्राचीन जनसंख्या के DNA का क्या करना दोस्तों? अध्ययन करना। यानी कि भाई एंशियंट टाइम के बहुत सारे लोगों का जब DNA का कोई अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोजेनेटिक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा NCERT की बुक में अगर आपको कोई नीला बॉक्स या फिर रंग बिरंगा कोई बॉक्स और उसके अंदर इंफॉर्मेशन मिले तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, वहीं से आप लोग के सवाल पूछे जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद में अगला आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका। और देखिए क्या आप लोगों से पूछ सकता है। हाँ, ये पूछ देगा कि भैया 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जॉन मार्शल थे। 47 में कौन थे? EM व्हीलर जी थे। और 24 में कौन था दोस्तों? आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल जी थे। और पहले कौन थे? तो आप लोगों को पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जी को पहला बनाया गया था। फिर उन्होंने एक बुक भी है, SN राव ने कौन सी बुक लिखी थी? इनकी बुक का नाम था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत रेलेवेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी तरह से आप लोगों के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, और अगला देखिए, एक और बुक आ गई, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बुक किसने लिखी है? तो ये भी जो है REM व्हीलर जी ने लिखी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत रेलेवेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के नज़रिए से। और देखते हैं कहीं कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट है क्या। बाकी ये जो बॉक्स है ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत रेलेवेंट हो जाता दोस्तों, है ना। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई 1921 के अंदर जो है दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया जाता है। तो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद में 1922 में क्या होता है? मोहनजोदड़ो में उत्खनन का आरंभ होता है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए कौन से साल में मोहनजोदड़ो में जो है उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था? 1922 में हुआ था। फिर पूछ सकता है कि भाई REM व्हीलर जी ने हड़प्पा में कब उत्खनन करना शुरू किया? तो 1946 में। फिर SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब किया गया? तो 1955 में। BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खननों का आरंभ कब किया गया था? तो 1960 में। MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ कब किया गया था? 1974 में। तो इस तरह से सवाल भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो पहले डायरेक्टर जनरल थे या फिर पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग को जो है याद रखनी है। चलिए फिर आइए रिवाइज करते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। MCQs के थ्रू हम लोग जो है रिवाइज करेंगे, ताकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन दोस्तों याद रहे। हमको केवल पढ़ना नहीं, हम लोग को चीज़ों को जो है रिवाइज भी करना है। रिवाइज करेंगे तभी हमको चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रह पाएंगी। इसलिए जो है मैंने वीडियो के एंड में MCQs भी लगाए हैं ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो देखिए पहला सवाल आप लोगों से, हम लोगों ने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने तमाम चीज़ें पढ़ी थी, आप लोग को मैं एक बार दिखा देता हूँ। हम लोगों ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी इन सब इन्फॉर्मेशन को जो है मैंने एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ले आया हूँ, जिससे कि आप लोग
को सारी जो है जानकारियाँ याद रहें, ठीक है, आप लोग रटे ना, इसलिए मैंने जो है इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में बना दिया है। आप लोग ध्यान से जो है देख सकते हैं इसको और चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए पहला सवाल आप लोगों से, पहला सवाल जो है कि भाई हड़प्पा की मोहरें मुख्यतः किस धातु पदार्थ से बनाई जाती थी। याद रखिएगा, हड़प्पा के अंदर जो मोहर मिली है ना, वो कौन से धातु से बनाई गई थी, तो वो आपकी धातु थी जिसको बोलते थे सॉफ्ट स्टोन या सिएटाइट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सेल खड़ी। क्या होता है दोस्तों, सेल खड़ी। ये बहुत ही एक तरह से नाजुक पत्थर होता है, सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। तो सेल खड़ी नामक पत्थर से जो है हड़प्पा की मोहरें बनाई गई थी। ये मोहरें आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो मोहर है ना, ये हड़प्पा की मोहर है। आप लोगों ने शायद मोहनजोदाड़ो फिल्म भी देखी होगी, जिसके अंदर ऋतिक रोशन को आखिरी में उसके जो जिनके साथ वो रहता है वो उनको जो है ये मुहर देते हैं ताकि वो जो है एंट्री कर सके, ठीक है। महल के अंदर एंट्री करने के लिए ये मुहर लगती थी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा के अंदर जो है जो मुहर थी वो कौन से धातु से बनाई गई थी, तो आपकी बनाई गई थी सेल खड़ी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन और दूसरे भाषा में बोलते हैं स्टेटाइट, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटाइट। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या बनेगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किन किन धातुओं के संकेत मिलते हैं। अब यहाँ पर बहुत फोकस से आप लोग को देखना है, बहुत फोकस से मेरी बात को सुनना है, यहाँ से आप लोग के सवाल बन सकते हैं। सवाल क्या है दोस्तों कि भाई हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किन किन धातुओं के संकेत मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से मेटल्स के जो हैं एविडेंस थे कि भाई उस समय के लोग इन मेटल्स को यूज करते होंगे। तो आप लोग आंसर पे मत जाइए बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर जो है थोड़ा सा गलत हो गया है। आप लोग को विकल्प को देखना है। आप लोग को क्या देखना है दोस्तों, ऑप्शन को देखिए आप लोग ध्यान से। तो पहले तो देखिए हम लोगों ने पूरी किताब पढ़ी, हम लोग को कहीं भी जो है लोहे के बारे में जिक्र नहीं मिलता है, लोहे के बारे में और टीन के बारे में पूरी किताब में हमें कहीं इन दो धातुओं के बारे में जिक्र नहीं मिलता है। तो आप लोग जहां पर भी विकल्प में टीन या लोहा देख रहे हैं उस विकल्प को आप काट दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ तांबा, तांबा शीशा ये तो थे, टीन नहीं था, टीन को काट दीजिए, इस विकल्प को भी काट दीजिए, लोहा इस विकल्प को भी काट दीजिए। तो ये विकल्प काट दिया तो उपरोक्त सभी का तो बात ही नहीं होता है। तो उस समय जो है कौन कौन से धातुओं की जो है जानकारी थी हड़प्पाई लोगों के पास। पहला तो था भाई कॉपर। हथियार और औजार जो होते थे ना खेतों को खनने के लिए, आप लोगों ने देखा है वो किस कौन से उससे बनाए जाते थे, तो वो बनाए जाते थे कॉपर से। कांसा, कांसा का मतलब होता है ब्रॉन्ज, यानी मिश्र धातु होती है कॉपर और टीन को बना करके, तो इससे जो मूर्तियां बनाई जाती, टीन का उनके पास नॉलेज था, कांसे का उनके पास नॉलेज था। सीसा, चूंकि वो लोग जो थे शिल्प बहुत अच्छा बनाते थे, है ना, शिल्प उत्पादन करते थे, आभूषण वगैरह बनाते थे, तो शिल्प उत्पादन के दौरान उनके पास जो है सीसा इसकी भी जानकारी थी, जिससे वो चूड़ियाँ सजावटी वस्तु बनाते थे। सोना और चांदी आभूषण के रूप में वो लोग बनाते थे, ठीक है। टीन का उपयोग वो कांसे के निर्माण में करते थे, लेकिन लोहे का उनको कहीं भी जो है हम लोग पूरी बुक के अंदर कहीं भी लोहे के हम लोग को साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये तमाम जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना धातु, इन धातुओं को उनके पास जानकारी थी, सिवाय एक धातु को छोड़ करके, लोहे की धातु को छोड़ करके। तांबा को जानते थे, कांसा जानते थे, सीसा, सोना चांदी, टीन, लेकिन लोहा उनको नहीं पता था। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग को इस तरह का सवाल मिले, अगर उस सवाल के विकल्प में अगर लोहा हो तो उसको आप काट दीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मॉडल ऑफ प्लग कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये हम लोगों ने रिवाइज किया था दोस्तों कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जो है मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप हमें कहाँ से मिले थे। आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि भाई मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, बनावली हरियाणा से प्राप्त हुए हम लोगों को। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए भाई कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये हम लोग को जो है आपको प्राप्त हुए हैं बनावली हरियाणा से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। लेकिन एक और जगह से जो एक से साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो वो है आपका चनहुदड़ो, ये पाकिस्तान के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनावली चनहुदड़ो। अगर सेम सवाल आप लोगों से पूछे एग्जाम में, अगर विकल्प में चनहुदड़ो है तो आप चनहुदड़ो पे टिक लगा दीजिए, अगर विकल्प के अंदर चनहुदड़ो ना होकर के बनावली है तो बनावली भी ठीक आंसर है इसका। तो याद रखिएगा बनावली या चनहुदड़ो, इन दोनों में से एक आप लोग याद रखिएगा जहाँ से जो है मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों से क्या पूछेगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में जुताई किए गए खेतों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, कि भाई जुते हुए खेतों के जो है प्रमाण। तो ये भी मैंने आप लोग को ऊपर पढ़ाया था, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं।
कि भाई जुताई के जो थे खेत के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों से बुक से पूछी जाएंगी, बाहर से वो लोग एक भी चीज़ नहीं पूछेंगे। बस आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को जो है अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि भाई पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान से जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे दोस्तों? जुते हुए खेत, कालीबंगन राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कालीबंगन राजस्थान। तो जुताई किए गए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगन राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन। ठीक है, और कालीबंगन किधर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर है। अब यहाँ पर इसके बाद मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। हड़प्पा सभ्यता के जो फेमस शहर थे जो भारत के अंदर पड़ते थे, वो कौन कौन से राज्यों के अंदर है, राज्य के अनुसार उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखिए गुजरात में आने वाले हड़प्पाई शहर कौन कौन से थे, तो भैया लोथल था आपका। लोथल किस लिए मशहूर था? बंदरगाह। ठीक, इसको गोदी खाना के लिए मशहूर था। बंदरगाह बहुत बड़े बड़े थे जहाँ पर पानी के जहाज आकर के रुकते हैं। तो आप लोग ये चीज़ को याद रखिएगा कि भाई कौन से राज्य के अंदर कौन कौन से शहर आते हैं। फिर धोलावीरा, सुंदरनगर योजना और जल प्रबंधन का प्रमाण मिलता है यहाँ से। तो धोलावीरा भी जो है गुजरात के अंदर है। सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले, ये भी किधर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर है। रंगपुर कृषि, तो ये तमाम जो लोकेशन है सब गुजरात के अंदर। आप लोग को टिप्स पे याद होना चाहिए कि भाई लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, रंगपुर हो गया, ये सब कौन से राज्य के अंदर? गुजरात के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट राजस्थान के अंदर कौन कौन सी लोकेशन पड़ती थी उसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले लोकेशन थी कालीबंगन, जहाँ से हमें जुते हुए खेत और आग के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन भी राजस्थान के अंदर है। सोथी, ये भी कहाँ है? राजस्थान के अंदर। अब हम बात करेंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा में कौन कौन सी लोकेशन पाई जाती थी? तो हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। याद रखिएगा, भारत में आने वाले हड़प्पाई क्षेत्र में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो राखीगढ़ी है। किधर है? हरियाणा के अंदर। फिर उसके बाद में बनावली और उसके बाद में बिर्राना। तो ये तमाम लोकेशंस हरियाणा के अंदर है, राखीगढ़ी, बनावली, याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर कालीबंगन और सोथी, और उसके बाद में गुजरात के अंदर लोथल, धोलावीरा, सुरकोटदा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका। उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से एमसीक्यू कि भाई चनहुदड़ो नामक हड़प्पा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध था? भाई चनहुदड़ो किस चीज़ के लिए फेमस था? तो चनहुदड़ो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था भाई। चनहुदड़ो जो है फेमस है आपका मोहरों के लिए और खिलौनों के लिए। और चनहुदड़ो जो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। किधर पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये लोकेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो फेमस है मोहरों और खिलौने के लिए। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि किस स्थल से तांबे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस स्थल से जो है तांबे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को दिखाऊं मैं एनसीईआरटी बुक में। तो भाई तांबे की एक नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है। वो इमेज शायद होगी इसके अंदर एनसीईआरटी में। वो तांबे की पूरी मूर्ति है। वो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये आप लोग को पता होना चाहिए, होना तो चाहिए शायद इसके अंदर। ध्यान से देखा है मैंने। किधर गया? तांबे की नर्तकी, बुक में नहीं है शायद, इमेज इसके अंदर है नहीं। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोग को मूर्ति मिल जाएगी दोस्तों। तांबे की जो है एक नृत्य की अवस्था में मूर्ति है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है वो सवाल जो है पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई हड़प्पा सभ्यता में शोरतुगाई नामक स्थल किस देश में है वर्तमान में? तो ये आपका अफगानिस्तान के अंदर है। हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, है ना। तो कौन से देश के अंदर है दोस्तों? ये अफगानिस्तान के अंदर है। अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि भाई भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखिए मैंने कितना जोर डाला था इस सवाल के ऊपर, और ये सवाल एग्जाम में पूछे जाने लायक है, बिल्कुल ही अच्छे खासा स्टैंडर्ड का सवाल है ये। तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि भाई भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, और पहला डायरेक्टर जनरल भी कौन था? देखिए इस पे दोबारा एक और सवाल पूछ सकता है कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसका भी राइट आंसर क्या है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। चाहे तो ये सवाल पूछे चाहे तो ये सवाल पूछे, कान चाहे इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, तो ये सवाल में से आपके इन दोनों सवालों में से एक सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा। फिर बुक्स भी कई सारी थी, उस पर भी मैंने सवाल बनाया कि भाई द अर्ली इंडस
सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, भाई किसने जो है द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन लिखी थी। तो राइट आंसर है दोस्तों मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने ये बुक लिखी थी। बुक्स भी पूछी जाती है। तो ये तमाम आप लोग के क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से। ये सवाल वो हैं जो मैंने अंडरलाइन किए थे चीज़ें, उनसे रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछे गए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतने ही सवाल है इस चैप्टर में से, ठीक है। ओवरऑल हम लोगों ने पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लिया है और इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको अंडरलाइन कर लिया है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके उन सारे फैक्ट्स को लिख लीजिए और एमसीक्यू के सवाल को भी लिख लीजिए। बाकी अब चैप्टर हो चुका है, तो अब चैप्टर होने के बाद मैं जो प्रीवियस ईयर आप लोगों से एनटीए ने जो है एंट्रेंस के अंदर हिस्ट्री से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पूछे हैं वो, और जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज में लेके आऊँगा और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, ताकि क्योंकि आप लोगों ने जो है फ्रेश बिल्कुल चैप्टर पढ़ा होता है, आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से होती है, और उसी पे अगर आप लोग एमसीक्यूज लगा लोगे तो आपका जो है बिल्कुल प्रिपरेशन पक्की हो जाएगी, सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है हम लोग जो है इस चैप्टर के बाद, अब हो चुका हमारा चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, अब हम लोग जो है एमसीक्यूज लगाएंगे, चाहे वो 100 एमसीक्यूज हो चाहे 200 एमसीक्यूज हो, ठीक है। और उनके साथ साथ हम लोग जो है पिछले साल के जो आपके CUT 2024, 23, 22 के जो हिस्ट्री डोमेन के जो सवाल हैं, जो इस फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हड़प्पा सभ्यता से जितने भी सवाल हैं, उनको भी उन एमसीक्यूज में मैं शामिल करूँगा। तो आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरे देखिए, एंड तक देखिए, और जो है आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों, है ना। और बस आप लोग जो है अपना साथ बनाए रखिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। आप लोग जो हैं, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, और ताकि मुझे हौसला मिले, मोटिवेशन मिले, और मैं आप लोग के लिए और मेहनत करूँ और अच्छा कंटेंट बनाऊँ, और आप लोग का जो CUT का एग्ज़ाम है उसमें जो है बिल्कुल आप लोग की मदद कर सकूँ दोस्तों। तो इसी चीज़ के साथ आप लोगों से फिलहाल के लिए अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहिए। जय हिंद।